मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा, राजनीति शास्त्र विभाग से लखनऊ विश्वविद्यालय, और मैं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विषय लगभग 11 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। आज जिस विषय के लिए हम बात करने वाले हैं इस लाइव सेशन में, वो गांधी और समसामयिक विषय है। विश्व पर चर्चा करेंगे, जो इग्नू का बीपीएससी कोड 141 है। पहले हम शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस से कि हमें किन विषयों को इन 7 चरणों में पूरा करना है, जिसमें कि 4 खंड में विषय को बांटा गया है। खंड 1 में गांधी और एक परिचय के रूप में 3 अलग अलग इकाइयां बांटी गई हैं। पहली इकाई में गांधी जी के बारे में, उनके जीवन और उनके काल के विषय में चर्चा है, जो कि आज वो विषय हम लेने वाले हैं। इकाई 2 में गांधी की जो आधुनिक सभ्यता और वैकल्पिक आधुनिकता की अवधारणा है, उन विषयों को भी हम लेने वाले हैं, जो कि उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज में पश्चिमी सभ्यता को चुनौती देते हुए लिखा। तीसरी इकाई में गांधी और विकास समीक्षक के रूप में हम देखेंगे कि गांधी विकास की समीक्षा किस तरीके से करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, मशीनीकरण और राज्य की अराजकता के बिल्कुल खिलाफ थे, और उनका मानना था कि ये पश्चिमी सभ्यता और जो संस्कृति है, ये हमारे मानवता के गुणों को खत्म कर रही है, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन अनैतिक होता जा रहा है और मनुष्य संघर्षशील होता जा रहा है, जो कि मनुष्य की परिणति नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने मूल्यों को और नैतिकता को, धर्म को अपने सार्वजनिक जीवन में फिर से स्थापित करें। इसी प्रकार इकाई 3 में जब आप देखेंगे कि गांधी को हम उनके दर्शन को, इस खंड को 4 भागों में बांटा गया है। खंड इकाई 4 में स्वराज्य के विषय को जानने का प्रयास करेंगे आगामी लेक्चर्स में। इकाई 5 में स्वदेशी के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं, स्वराज, स्वदेशी, सत्याग्रह और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो इन 4 इकाइयों में वर्णित है, ये मूल राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक दर्शन है गांधी जी का, जिसके आधार पर आज गांधी जी समसामयिक और समकालीन विश्व भर में अपनी प्रासंगिकता और प्रभाव को छोड़ते हैं। खंड 3 में 4 इकाइयां हैं, इकाई 8, इकाई 9 और इकाई 10 और इकाई 11, जिसमें इकाई 8 में गैर हिंसात्मक आंदोलन के विषय में प्रचुर मात्रा में चर्चा की गई है। इकाई 9 में शांति आंदोलनों के विषय में चर्चा है। इकाई 10 में महिलाओं के आंदोलनों की चर्चा है। इकाई 11 में पर्यावरण आंदोलन की चर्चा है। हम सब जानते हैं गांधी जी ने पर्यावरण को लेकर, मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंधों को बहुत निखारा है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हालांकि गांधी जी पर्यावरणविद नहीं थे, लेकिन पर्यावरण के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, उग्र भौतिकवाद से दूर होते हुए हम प्रकृति के संसाधनों का किस तरीके से सुरक्षित कर सके, संरक्षित कर सके, और हमारा जीवन ऐसा हो जो हमारे लोभ और लालच से ऊपर उठकर हम पर्यावरण से उतने ही संसाधनों का उपभोग करें जितनी हमें आवश्यकता है। इसीलिए चलते गांधी जी ने आगे उपभोग और उपयोग में अंतर स्थापित किया है। गांधी जी कहते हैं कि संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, संसाधन उपभोग के लिए नहीं है, क्योंकि उपभोग में तृष्णा और लालच दिखाई देता है, जिसकी वजह से मनुष्य पतित होता है, मनुष्य प्रतिद्वंदता करता है, और जिसकी वजह से एक अनैतिक, अराजक समाज की स्थापना होती है। इसी प्रकार खंड 4 में गांधी और समकालीन जो चुनौतियां हैं, हम सब जानते हैं विश्व आज एक अजीब दोराहे पर खड़ा है। चारों तरफ हिंसा, प्रतिद्वंदता, पूंजीवाद, वैश्वीकरण के नाम पर विज्ञानवाद, और ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हमारे सामाजिक सद्भाव को
खंडित कर रही है। इस इकाई में सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, सदाचार और नैतिकता जैसे विषयों को समाहित किया गया है। इस प्रकार हमारा जो ये विषय है, जो विषय वस्तु है, ये गांधी जी के विचारों और गांधी जी के जीवन काल से लेकर उनके दर्शन, उनके राजनीतिक, उनके सामाजिक, उनके सांस्कृतिक और आर्थिक और पर्यावरण जैसे तमाम विषयों को लिखते हुए एक आज के समकालीन जगत में गांधी जी की क्या उपयोगिता है, उनका क्या प्रभाव है, उनकी क्या प्रासंगिकता है, उनकी उपादेयता क्या है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जान रहे हैं कि आज के समकालीन विश्व में किस तरह की चुनौतियां हो रही हैं। हम देख रहे हैं विश्व में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आज तीसरे विश्व युद्ध के आसपास मंडरा रहा है खतरा। रूस का यूक्रेन पर हमला और एक सतत संघर्ष, तमाम चाही अनचाही शक्तियां उसके पीछे बलवती हो रही हैं, जिसमें मानवता का दम घोटा जा रहा है। इसलिए ऐसे अस्थायी अराजक वैश्विक राजनीतिक पटल पर गांधी जी के विचारों की एक बहुत बड़ी सहभागिता है, उपादेयता है, और इसके समझने के लिए ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है। इस विषय को समझने है तो गांधी जी के जीवन काल से लेकर उनके तमाम दार्शनिक बिंदुओं को भी समझना आवश्यक है। गांधी जी के व्यक्तित्व को किस तरीके से देखा जाए? बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे लेखकों ने बहुत तमाम तरीके से गांधी जी को देखा है, गांधी जी को समझने का प्रयास किया है, गांधी जी के विचारों को समझने का प्रयास किया है। लेकिन गांधी जी को जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी उनके ऊपर लिखा जाए, जितनी विचारधारा को समझा जाए, वो उतने ही गहनता में चले जाते हैं। तात्पर्य, गांधी जी के विचारों को जितने गहराई में जाकर समझेंगे गांधी जी के विचार, उतने और सघन प्रतीत होते हैं। गांधी जी के विचार न केवल मानव मात्र के लिए बल्कि पूरे वैश्विक जगत के लिए उपादेय है। गांधी जी के विचारों को हम किस तरीके से देखें, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है। अलग अलग इतिहासकारों ने गांधी जी के विषय में तमाम तरीके से व्याख्या की है। साम्राज्यवादी विचारकों ने, इतिहासकारों ने गांधी जी को अवसरवादी करार दिया है। गांधी जी उनके लिए एक राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में और उसके पश्चात उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में खुद को समाहित किया, वो उनकी अवसरवादिता का एक लक्षण प्रतीत होता है, जो कि सत्य नहीं है। एक दूसरी तरफ एक पूरी लेखकों की विचार मंडली है, जिनको हम मार्क्सवादी कहते हैं। उनका विचार है कि गांधी जी वर्ग संघर्ष से दूर भागते हैं, वो पूंजीवाद का बढ़ावा देते हैं, वो पूंजीवाद का खुलकर विरोध नहीं करते। और तमाम लेखकों ने इस विचार के साथ गांधी जी को समझने का प्रयास किया है। एक और धारा है, जिस धारा को हम सबाल्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं। वो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस की धारा ग्राम्स्की से निकली। हालांकि ग्राम्स्की मार्क्सवादी रहे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों में सबाल्टर्न के पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से निखारा। सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव को समझना आवश्यक है। सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव वो पर्सपेक्टिव है जो प्रगतिशीलता को समझने का प्रयास करता है। समाज में हर व्यक्ति की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए आंदोलन होने चाहिए, और उसके साथ साथ समाज को, लोगों को तय करना है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। इसलिए गांधी जी के विचारों को अगर हम सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से समझें तो शायद गांधी जी ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। लेकिन इन तीन इतिहासकारों के इन स्कूल ऑफ थॉट्स में भी गांधी जी को एक अलग तरीके से देखने का पर्याय है, जिसे हम राष्ट्रवादी इतिहासकारों के श्रृंखला में रखते हैं। गांधी जी राष्ट्रवादी हैं, वो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते, लेकिन राष्ट्रवाद में आध्यात्मिकता, सनातन परंपरा के उन मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास गांधी जी ने खूब किया है। वो राष्ट्रवाद के उस व्याख्या से, उस संघर्ष से और उस उग्रता के भाव से जो पश्चिमी जगत में देखने को मिलता है, उससे वो सहमत नहीं दिखाई देते हैं। उसके पीछे वो हिंसा की भूख को समझते हैं। वो कहते हैं सारे उग्रवाद के पीछे
या सारे उग्र राष्ट्रवाद के पीछे हिंसा उसकी जड़ में है। इसलिए उग्र राष्ट्रवाद किसी भी तरीके से गांधी जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन राष्ट्रवादी गांधी जी रहे हैं, गांधी जी राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्रों के मूल्य को, अध्यात्म को और इस सनातन परंपरा को स्थापित करने का काम किया है। इसलिए गांधी जी के विचार को समझना है तो इन तमाम इतिहासकारों के तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को समझना पड़ता है। बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है, गांधी जी को बहुत तरीके से पढ़ा जाता है। इसलिए गांधी जी जिस पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं उसमें एक नया एक पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण निकल कर आता है। गांधी जी के परिचय को अगर समझें तो गांधी जी में एक संत, एक महात्मा की छवि दिखाई देती है। एक तरफ वो प्रखर राजनीतिक डिप्लोमेट दिखाई देते हैं, एक दूसरी तरफ वो दार्शनिक है जो समाज को नवाचार के माध्यम से एक नई रीति के माध्यम से चलाना चाहते हैं। वो धर्म की एक अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता को एक अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को एक अलग तरीके से, एक अलग दृष्टिकोण से परिभाषित कर रहे हैं। पूरे सामाजिक सद्भाव, सामाजिक ताने बाने को वे एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ अध्यात्म और उससे जुड़ी हुई नैतिकता और राजनीति को वो एक नए तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव से, इस व्यवहारिक समझ से अगर गांधी जी को देखा जाए तो गांधी जी को 3 व्यक्तित्वों के आधार पर देखा जा सकता है। गांधी जी व्यक्ति नहीं है, गांधी जी इंडिविजुअल नहीं है, वो इंडिविजुअल के भी परे हैं। वो इंडिविजुअल से ऊपर इसलिए है क्योंकि वो एक सामाजिक व्यक्ति है। सामाजिक इसलिए है क्योंकि वो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं करते। आम मनुष्य सिद्धांत और व्यवहार में अंतर समझता नहीं है, वो अंतर करता है। लेकिन गांधी जी जैसा सिद्धांत है वैसा व्यवहार है। इस सिद्धांत से चलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए वो आम जनमानस से अलग है। आम जनमानस से उनका विचार, आम जनमानस से में उनका व्यक्तित्व बिल्कुल प्रखर है। इसलिए अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो गांधी जी का व्यक्तित्व आम जनमानस से भी बड़ा है, जो उनको कहीं ना कहीं महात्मा और संत की श्रेणी में ले जाता है। जिसके आधार पर अगर आप देखें, उनका पूरा कृतित्व देखें, उनका बाल्यकाल देखें, उनका युवावस्था देखें, उनका प्रौढ़ावस्था देखें, पूरी अवस्थाओं में जीवन के काल के गांधी जी के अलग अलग स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। बाल्यकाल में वो कपोल मन, बाल्यकाल में वो जानने की जिज्ञासा, जीवन को समझने का रहस्य, परिवार से मिले हुए नैतिक मूल्य, आदर्श को स्थापित करते हुए गांधी जी दिखाई देते हैं। गांधी जी ने जीवन भर कभी असत्य का साथ नहीं दिया, हमेशा सत्य बोला। स्कूल से लेके कॉलेज तक, चाहे वो पोरबंदर में पढ़ रहे हो, राजकोट में पढ़ रहे हो, चाहे वो लंदन में पढ़ने गए हो या साउथ अफ्रीका में, उनके पूरे जीवन काल के पर्यंत में गांधी जी कतई भी असत्य का साथ देते हुए दिखाई नहीं देते। तो गांधी जी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी विषय हैं जो कि उन्हें एक सामान्य मानव से, एक सामाजिक प्राणी से उनको अलग करती हैं, विमुख करते हैं। गांधी जी ने नैतिकता और धर्म के समन्वय में जो जोर दिया है और उसके साथ साथ सत्य की को जो परिभाषित करने का प्रयास किया है, वो उन्हें एक असामान्य व्यक्तित्व बना देता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी जो पुस्तक और हिंद स्वराज, जो ऐसी पुस्तकें हैं जो मुझे जीवन में पढ़ने का बारंबार अवसर मिला और मैं जिनको उनके दर्शन का आधारभूत स्तंभ मानता हूं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी ने साफ साफ सत्य के साथ जो प्रयोग है उसमें उस बात को स्पष्ट किया है कि सबसे पहले जो भी सिद्धांत, जो भी आदर्श होगा, वो आदर्श स्वयं पर स्थापित होगा। उस आदर्श को खुद पर लागू करना होगा। जीवन भर उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया। गांधी जी कहते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं करता और लोगों को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नया नहीं है और मैं उनके पास कुछ नया ऐसा है भी नहीं जो मैं सिखा सकता हूं। गांधी जी कहते हैं लेकिन सत्य और अहिंसा का जो मार्ग है वो उतने ही पुराने हैं जितने की पुरानी पहाड़ियां। मैं नए मूल्यों को सिखाने में विश्वास नहीं रखते गांधी जी। वो कहते हैं पहले मूल्यों को खुद से
आत्मसात करो और आत्मसात के साथ समाज में फिर से उसे पुनः स्थापित करो, अपने व्यवहार से परिवर्तन लाओ। इसलिए मैंने कहा सिद्धांत और व्यवहार में वो अंतर नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ऐसे व्यक्ति है, पूरे जीवन में उन्होंने सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं किया। सीखने की ललक, सीखने की परंपरा उनके जीवन भर, जीवन पर्यंत बनी रही। इसलिए गांधी जी एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। गांधी से बड़ा अनुशासन नहीं है, गांधी अनुशासन के परिचायक हैं। गांधी अनुशासन के परिचायक इसलिए हैं क्योंकि गांधी लोकतंत्र की भावनाओं को मानते हैं। वो मानते हैं कि समाज में किसी भी तरह की अराजकता, भीड़ तंत्र, डेमोक्रेसी को जगह नहीं देनी चाहिए। और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अनुशासन जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए साध्य और साधन दोनों को पवित्र रखना चाहिए। गांधी जी इस बात पर जोर देते हैं सैद्धांतिक रूप से कि साध्य और साधन, मीन्स और मीडियम, दोनों ही जब तक शुद्ध नहीं होंगे, सत्य नहीं होंगे, नैतिकता पर की कसौटी पर कसे नहीं होंगे, तब तक वो अपने मार्ग तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं मार्ग से भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होना चाहिए। इसलिए सत्य का जो कसौटी है गांधी जी की, वो बहुत ज्यादा उन्होंने उस पर ध्यान दिया है, जिसके लिए वो खुद अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। पोरबंदर से लेकर नोआखाली तक उनके तमाम संघर्षों को अगर हम देखें तो सिद्धांतों से एक भी अतिरेक भी एक कदम पीछे हटते हुए गांधी जी कभी नहीं दिखाई देते हैं। जब असहयोग आंदोलन पूरी पराकाष्ठा पे था और उन्हें हिंसात्मक कार्रवाइयों की ज्ञात हुआ, तो उन्होंने पूरे असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तमाम आंदोलनों में अगर हम आप देखेंगे, वो दक्षिण अफ्रीका के भी आंदोलन, जिसमें हिंसा को लेश मात्र भी गांधी जी ने उपयोग नहीं किया। गांधी जी हिंसा के कट्टर विरोधी हैं, जो कि उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाने में प्रयास करता है। अहिंसा के प्रति इतना बड़ा विश्वास, अहिंसा के प्रति इतनी आस्था दुनिया में किसी व्यक्ति के भीतर नहीं देखी जा सकती। इसलिए गांधी जी सत्य और सत्याग्रह और अहिंसा के परिचायक हैं, पूरक हैं। सत्याग्रह और अहिंसा के बीच में समन्वय कैसे हो, हमारा व्यक्तित्व, हमारा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से हम कैसे अहिंसक हों, इस विचार की पुनरावृत्ति गांधी जी ने जीवन भर की है और जीवन भर वो अपने साथ प्रयोग करते रहे, अपने व्यक्तित्व में उसे ढालते रहे। इसलिए गांधी जी एक सतत प्रक्रिया का उदाहरण है। मैं मानता हूं, मैं हमेशा अपने छात्रों से, अपने विद्यार्थियों से इस बात को कहता हूं, साझा करता हूं कि गांधी जी एक प्रक्रिया का उदाहरण है। गांधी कोई एक व्यक्तित्व तो नहीं है, एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। गांधी अपने आप में कई व्यक्तित्व को समाहित करने वाले ऐसे महान महात्मा हैं, इसलिए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। एक सामान्य मनुष्य के लिए यह सब कर पाना सार्वजनिक जीवन में संभव नहीं है। गांधी जी के लिए ये सब संभव था और गांधी जी ने बहुत ही संघर्षों के साथ अपने सिद्धांतों को बांधे रखा, व्यवहार में कभी भी अंतर नहीं स्थापित किया। जब स्वतंत्रता की लड़ाई पूरे देश में चल रही थी, तब भी गांधी जी ने स्वतंत्रता को नए सिरे से परिभाषित किया। गांधी जी स्वतंत्रता में स्वराज्य की परिकल्पना को देखते हैं। गांधी जी के लिए स्वतंत्रता प्यारी नहीं है, गांधी जी के लिए वो सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्यारी है जो स्वराज्य स्थापित करे। वो स्वराज्य को ही मनुष्य के उत्थान का मुख्य कारण मानते हैं। चाहे ग्रामोदय की बात हो, चाहे व्यक्ति के विकास की बात हो, उसको सब का मूल स्वराज्य मानते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के और तमाम ब्रिटिश शासकों के राजनीतिक स्वतंत्रता को तो हम पा सकते हैं। 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो औपनिवेशिक मानसिकता आज तक हमारे जीवन में, हमारे हर जीवन के कालखंड में दिखाई देती है, ये इससे सिद्ध होता है। गांधी जी कहते हैं कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है
और वो सांस्कृतिक स्वतंत्रता कैसे स्थापित होगी? इसके लिए गांधी जी कहते हैं स्वराज्य का विषय, स्वराज्य की अलग जगाना होगा। स्वराज्य चाहिए और वो स्वराज्य स्व से अर्जित होगा, और स्व जब तक नहीं जगेगा इस मनुष्य का, वो तब तक स्वतंत्रता संभव नहीं है। वो कहते हैं स्वतंत्रता तो मैं 24 घंटे में दिला सकता हूं, लेकिन जब तक स्वराज्य नहीं जीवित होगा, मनुष्य में सत्कर्म नहीं, सद्भावना नहीं, तब तक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए काबिल नहीं है। वो अधिकार और जिम्मेदारियों को, अधिकार और स्वतंत्रता के समन्वय को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी व्यक्ति को तमाम भय, क्रोध, वैमनस्य से अलग करने का, दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य के भीतर, हृदय में, मन में, उसके कर्मों में जब तक सद्विचार नहीं होंगे, सद्गुण नहीं होंगे, तब तक स्वतंत्रता उनके लिए अधूरी है। इसलिए गांधी जी स्वराज्य के बहुत बड़े परिचायक हैं। स्वराज्य के विषय को उन्होंने उसकी व्याख्या की है, और स्वराज्य के विषय में उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है कि कैसे देश में स्वराज्य स्थापित हो। आगे आने वाली क्लासेस में हम स्वराज्य को एक अलग विषय के रूप में पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार उत्पादन और उपभोग की पे भी गांधी जी ने एक अलग तरीके से दृष्टि विकसित की है। पश्चिमीकरण के, मशीनीकरण के प्रभाव से विमुक्त करते हुए मानवता के कल्याण के लिए जब तक समाज काम नहीं करेगा, वो मानते हैं कि वो समाज कभी सद्भाव की रास्ते पे नहीं चल सकता, एकजुट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक उपभोग की संस्कृति रहेगी, जब तक भौतिकता जिंदा रहेगी, मनुष्य के हृदय में भय व्याप्त रहेगा, और जब तक भय व्याप्त रहेगा मनुष्य कमजोर रहेगा, और जब तक मनुष्य मानव मात्र कमजोर रहेगा वो स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर स्वतंत्र होना है तो खुद के हृदय के भीतर बसे हुए भय को खत्म करना पड़ेगा, और जब जिस दिन ये भय खत्म हो जाएगा, उस दिन, वो एक दिन के भीतर हमें स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये देश स्वतंत्र हो जाएगा, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। पश्चिमी सभ्यता का जब वो प्रतिकार कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सब जो पश्चिमी सभ्यता है वो हमारी भौतिकता के आधार पर टिकी हुई है, और भौतिकता तृष्णा, लालच, वैमनस्यता, प्रतिस्पर्धा पैदा करने वाली संस्कृति का नाम है। इसलिए इन तमाम चीजों को गांधी जी सिरे से नकार देते हैं। समाज सहयोग के लिए बना है। सहयोग एक दूसरे के साथ कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आपसी धर्मों के प्रति सद्भाव, मनुष्य के प्रति मानवीयता का गुण, वो मूल्य गांधी जी समाज में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने हिंद स्वराज में पश्चिमीकरण का बहुत प्रतिकार किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मानवीयता के खिलाफ है। आप देखिए, गांधी जी ने पूरे कालखंड में, गांधी जी के अगर हम कृतित्व को समझें तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कभी टारगेट नहीं किया। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को टारगेट किया है। वो कहते हैं पश्चिमी सभ्यता में ही कहीं ना कहीं कुछ क्षुद्र बातें हैं, वो दार्शनिक वो तत्व नहीं है। इसलिए गांधी जी के जो विचार हैं वो पश्चिमी विचारकों की जो विरोधी रहे हैं पूंजीवाद के, उनके साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। चाहे टॉलस्टॉय हो, चाहे थोरो हो, चाहे जॉन रस्किन हो, उन तमाम विचारों से सहमत गांधी जी दिखाई देते हैं। फेबियन सोशलिस्ट जो इंग्लैंड में रहे, उसके साथ भी गांधी जी ने, अभी आगे चल के हम अभी समझने वाले हैं, उनके साथ गांधी जी के विचार किस तरीके से मेल खाते हैं। एनी बेसेंट के थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंग्लैंड में, जब उन्होंने वेजिटेरियन कम्युनिटी ज्वाइन की, तब उनसे इंटरेक्शन करने से उन्होंने धर्म के अध्यात्म को समझने का प्रयास किया, और इस तरीके से कैसे हमारे समाज के संबंध आपस में परिपूर्ण हो, एक दूसरे के साथ कैसे समन्वय के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े, यही गांधी जी के मूल विचारों का आधार है। गांधी और समकालीन विश्व में प्रासंगिकता और प्रभाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये भूमिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि गांधी जी को समझना है तो उनके तमाम दृष्टिकोणों को एक समन्वयक दृष्टि से हमें देखना होगा।
और उनके जीवन काल के व्यक्तिगत प्रभावों का गांधी जी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, गांधी जी के दर्शन का पर क्या प्रभाव पड़ा, उनसे उनके मानसिक विकास की धारा कैसे जुड़ती है, इन तमाम बातों को समझना आवश्यक है। गांधी जी के अवसान के 7 दशकों के बाद भी अगर आप देखें तो गांधी जी की प्रासंगिकता और प्रभाव वैसे का वैसा दिखाई देता है। जीवन के प्रत्येक कालखंड में, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, गांधी जी हर जीवन में, जीवन के हर पहलू में, हर दृष्टिकोण में उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही प्रभावी हैं जितने वो जब जीवित अवस्था में थे तब थे। उनके विचार सनातन हो चुके हैं, वो विचार से पहचाने जाते हैं, वो दर्शन से पहचाने जाते हैं। इसलिए सत्य और अहिंसा के विचार इस तरीके से हैं कि उसको किस तरीके से विचारों को आत्मसात किया है, कैसे उसको व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया है, ये उनको गांधी जी को जीवंत बनाता है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि गांधी जी ने सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं किया है, यही गांधी जी को महामानव बना देता है, यही गांधी जी को महात्मा बना देता है। राजनीतिक के रूप में जब हम देखते हैं तो राजनीतिक के रूप में धर्म और नैतिकता के प्रभाव को किस तरीके से स्थापित किया जाए, ये अपने आप में राजनीतिक विज्ञान के लिए कुतूहल का विषय है। जिज्ञासा होती है राजनीतिक विद्यार्थियों के बीच में। हम सब तमाम लोग इस बात की जिज्ञासा से भर जाते हैं कि राजनीति में जब धर्म को राजनीति से विमुख करने का प्रयास हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता का आडंबर पश्चिमी जगत खड़ा कर रहा है, क्योंकि धर्म को और राजनीति को मैकियावेली से लेकर तमाम स्कॉलर्स ने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में अलग करने का प्रयास किया है। अमेरिका, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंग्लैंड की रेवोल्यूशन, यूरोप में तमाम जो आंदोलन हुए, जो क्रांतियां हुई हैं, उन्होंने चर्च और राज्य की सीमाओं को तय किया है, जिसके आधार पर वो अपने आप को खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। गांधी जी इस बात से सहमत नहीं है। वो मानते हैं कि धर्म की नैतिकता राजनीति में आवश्यक है, और राजनीति अगर मूल्यों पर टिकी रहेगी, नैतिकता पर टिकी रहेगी, तभी वो राजनीति जन कल्याण का परिचायक हो सकेगी, जन कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर सकेगी। इसके लिए धर्म को राजनीति के साथ मेल रखना ही चाहिए। इस बात को गांधी जी ने बड़ी बलतापूर्वक कहा है, बड़ा बलपूर्वक कहा है। इस बात को उन्होंने महत्व दिया है कि किस तरीके से हमारे जीवन में धर्म और राजनीति का एक सामंजस्य होना चाहिए। इसलिए गांधी जी मैकियावेली से कौटिल्य, जितने भी राजनीतिकार है, राजनीति को समझने वाले लोग हैं, राजनीति की व्याख्या करने वाले लोग हैं, उससे भी वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के महत्व को समझा है राजनीति में। आज समकालीन भारत में और समकालीन विश्व जगत में, विश्व पटल पर जिस तरीके से राजनीति में मूल्यों का पतन हो रहा है, वो अपने आप में बहुत चिंता का शोध का विषय है। इसका कारण है कि धर्म से राजनीति को विमुख कर दिया गया है। धर्म के दर्शन से, धर्म की नैतिकता से, उससे मिलने वाले मूल्यों से राजनीति को विमुख कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज इतनी सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए तमाम राजनीतिक चिंतकों में, विचारकों में, अरस्तु से लेके कौटिल्य तक राजनीति की जो परंपरा है, उसमें गांधी जी की राजनीति की शैली और राजनीति का जीवन, वो सिद्धांत, वो सबसे अलग है, जो कि राजनीति के क्षेत्र में एक कूटनीति के तौर पर, एक कूटनीतिक के तौर पर गांधी जी को बिल्कुल एक अलग श्रेणी में ले जाने का प्रयास करते हैं। गांधी जी कहते हैं, साउथ अफ्रीका के जो अनुभवों से उन्होंने सीखा कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति, भाईचारा, नैतिकता, साहस, सरलता और ईमानदारी के प्रति उनकी जो आस्था है, वो हमारे पूरे दक्षिण जो अफ्रीका के उनके कृतित्व है, वो कालखंड है, उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका 1893 में जब वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, एक केस के सिलसिले में, अब्दुल एंड कंपनी का केस था, और उस एक वर्ष के अनुबंध के साथ जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचे, तो गांधी जी
का 20 साल कैसे गुजर गया गांधी जी को खुद पता नहीं। गांधी जी ने उन 21 वर्षों में जिस तरीके से अपने जीवन को गढ़ा, अपने विचारों को गढ़ा, अपने सिद्धांतों को गढ़ा, अपने दर्शन को गढ़ा, ये उनके जीवन के 21 वर्ष उनको एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। गांधी जी के इन विचारों को जिस तरीके से आत्मसात किया है, इन तमाम विचारों को उन्होंने आत्मसात किया है, जो कि गांधी जी को एक अलग महान पुरुष का दर्जा पूरे वैश्विक जगत में देते हैं। 21 वर्षों का वो सामाजिक न्याय और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष गांधी जी को मानवता के करीब ले जाता है। सत्याग्रह की लड़ाई गांधी जी को एक आम आदमी से एक महात्मा बनाने का प्रयास करती है। इन 21 वर्षों में एक मनुष्य, साधारण मनुष्य, जो कि अपने जीवन के संघर्षों से गुजर रहा था, पिताजी के जाने के बाद अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, कर्ज की जिम्मेदारी, ये तमाम दायित्वों के होने के बावजूद इन 21 वर्षों में गांधी कैसे एक आम शख्स से एक महान आत्मा बने, एक महात्मा बने, इसकी एक बहुत बड़ी यात्रा है। उसके बहुत सारे अनुभव हैं जिनको हम एक एक करके अभी साझा करेंगे। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा, अभी शुरू में हमने कहा, स्वराज की अवधारणा स्वतंत्रता की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। उसमें मानवीयता है, उसमें सद्विचार है, उसमें मनुष्य का एक मानव समान जीवन का उत्कर्ष है। वो स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, वो स्वतंत्रता आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। इसलिए राजनीति का संस्कृति के साथ एक विमर्श है, एक संघर्ष है, जो कि गांधी जी उसकी व्याख्या करते हैं कि मनुष्य सांस्कृतिक कल्चरल आधार पर डिफाइन होना चाहिए। राज्य की राजनीति कल्चरल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होना चाहिए। नैतिकता और अनैतिकता के इस संघर्ष में गांधी जी ने नैतिकता को श्रेष्ठ मानते हुए तमाम अनैतिक कार्यों की अवहेलना की है। नैतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन के जरिए भारत की कैसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को सार्थक बनाया जाए, इसका प्रयास गांधी जी ने नैतिकता के दृष्टिकोण को जीवित रखते हुए पर्याप्त किया है। वो मानते हैं कि स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता तब तक संभव नहीं है जब तक नैतिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो। जब तक हर मनुष्य में नैतिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा, तब तक ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। समकालीन विश्व की चुनौतियों में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वैश्वीकरण का जो बढ़ता हुआ स्वरूप है, ग्लोबलाइजेशन का बढ़ता हुआ स्वरूप है, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पलायन की समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो बहुत इंटेंस औद्योगिकरण है, जिससे कि बहुत सारे लोग प्रतिस्थापित हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, समाज में हिंसा व्याप्त हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर साम्राज्यवाद की एक प्रक्रिया चल रही है, आर्थिक साम्राज्यवाद की प्रक्रिया चल रही है। अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश एरा में जब यूरोप की शक्तियां प्रभावी थी, तब अंतरराष्ट्रीयवाद का दृष्टिकोण विकसित किया गया। और जैसे जैसे अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति बना, उसने आर्थिक साम्राज्यवाद को पूरे विश्व में व्याप्त कर दिया। पूरा विश्व आज आर्थिक साम्राज्यवाद के चलते गिरफ्त में है। तमाम छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं, छोटे छोटे रोजगार, धंधे बंद हो रहे हैं। हर जगह बड़ी बड़ी कंपनियों का आधिपत्य दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे अनस्किल्ड लोगों को जो सदियों से एक जीवन व्यापन का एक माध्यम बनाकर जीवन यापन कर रहे थे, उन सबको बेरोजगार करने का एक अजीब तरीके का विध्वंसक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। गांधी जी के विचार से ये विकास, ऊर्ध्वाधर विकास, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गांधी जी मानते हैं कि विकास ऊर्ध्वाधर नहीं, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्षैतिज होना चाहिए, जिसमें कोई क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए,
जिसमें कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए, कोई पद सोपान नहीं चाहिए। ये पद सोपानीकरण, जो हायरार्किकल ऑर्डर है, ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर विकास है, ये हमारी मानवीयता, हमारी नैतिकता को खत्म कर रहा है। इसलिए गांधी जी उस ऊर्ध्वाधर विकास के क्रिटिक हैं, आलोचक हैं। वो मानते हैं कि मानवीयता को खत्म करने का प्रयास ये ऊर्ध्वाधर विकास कर रहा है। आर्थिक बड़े-बड़े डेटा, बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी-बड़ी सब चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं आम जनमानस के जीवन में, ये हम सबको एक प्रलयकारी भविष्य की तरफ ले जा रही है, जिसमें मानवता खतरे में पड़ने वाली है। गांधी जी इसलिए कहते हैं कि विकास का जो आधार होना चाहिए वो क्षैतिज होना चाहिए। उस क्षैतिज व्यवहार में कोई पदसोपानीकरण नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हर व्यक्ति के साथ एक सामाजिक समन्वय है, एक सामाजिक संबंध है, एक सद्भाव है, जिसकी वजह से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करता है और एक दूसरे का पूरक बनता है। कोई प्रतिद्वंदता का भाव नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरकता का भाव है। हम हर एक दूसरे के लिए पूरक है। हम समाज में एक दूसरे की खामियों को, कमियों को पूरा करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने आप में कुशल हो, कुशलता का ये पैमाना नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के स्किल को हम मिलके पूर्ण कुशलता की तरफ ले जाए, ऐसा समाज हमें चाहिए। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से उत्पादन के संबंधों को वामपंथियों ने, या यूं कहें कि कम्युनिस्टों की इतिहासकारों ने, मार्क्सवादियों ने विकसित किया है कि वर्ग संघर्ष है, सरवारा है, बुर्जुआ है, प्रोलिटेरियत है, बुर्जुआ है, आपस में लड़ रहे हैं और वो आर्थिक लड़ाई है, आर्थिक सामाजिक लड़ाई है, जिसके लिए दोनों वर्ग संघर्ष कर रहे हैं। और तब तक हमारे साम्यवाद स्थापित नहीं होगा जब तक हम पूरी तरीके से बुर्जुआ को खत्म नहीं कर देते। गांधी जी इस उत्पादन के संबंधों को एक नए तरीके से विकसित करने का, व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। उस सिद्धांत को न्यास सिद्धांत कहते हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं। गांधी जी ने इस पर बहुत काम किया। गांधी जी ने कहा है कि पूंजीपतियों का एक सामाजिक सरोकार भी है। सामाजिक सहयोग का दृष्टिकोण हर उद्योगपति को विकसित करना चाहिए। यह हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है, हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है और हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति भावना, सद्भावना को मजबूत करता है। इसलिए जरूरी है कि गांधी जी कहते हैं कि उद्योगपति सिर्फ लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के जन कल्याण के लिए, जनभावना का सम्मान करते हुए उनके विकास के लिए भी सोचे। वो हायरार्की को, पदसोपान को खत्म कर रहे हैं। समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति अपनी कुशलता को परिपूर्ण कर रहा है एक दूसरे के सहयोग के साथ। इसलिए समकालीन विश्व की चुनौतियों में जब हम एक तरफ देख रहे हैं कि इस वैश्वीकरण के दौर में हजारों लाखों लोग बेरोजगारी की तरफ ढकेले जा रहे हैं, आर्थिक रूप से बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है, एक तरफ आर्थिक असमानता का भाव पैदा हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसे समाज के आर्थिक वैमनस्यकारी नीतियों में गांधी जी के विचार कितने समायोजित होते हैं, कितने प्रासंगिक, कितने उपादेय सिद्ध हो रहे हैं। आज धार्मिक उन्माद, कट्टरता जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर फैल रही है, असहिष्णुता फैल रही है, अनैतिकता फैल रही है, आर्थिक जो ऊर्ध्वाधर विकास है, पर्यावरण का असंतुलन है, जो नैतिकता का पतन है, हिंसा जो चारों तरफ व्याप्त हो रही है, ऐसे समय, ऐसे समकालीन वैश्विक जगत में गांधी जी के विचार बहुत बहुत उपादेय सिद्ध हो रहे हैं। उनकी उपादेयता बढ़ रही है, उनकी प्रासंगिकता बढ़ रही है, जिसकी वजह से गांधी जी के विचारों के, गांधी जी के सार्थक दार्शनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हम सबको को महसूस हो रही है। गांधी जी के अगर हम व्यक्तिगत जीवन के उस दौर को देखें तो हम पाते हैं कि गांधी जी का जीवन
हिंदू सनातन परंपरा से किस तरीके से आच्छादित है। ऐसा भारतीय जो भारतीय मूल्यों, नैतिकता और सांस्कृतिक विरासत का द्योतक है। जीवन भर उन्होंने सनातन धर्म, वैष्णव धर्म का पालन किया। न केवल धर्म का बल्कि उसके भीतर अध्यात्म का उसको आत्मसात किया और उससे, उस दृष्टिकोण से पूरे विश्व जगत को देखने का प्रयास किया। सहिष्णुता का जो भाव, आत्मगौरव का जो भाव, जो सौ की परिकल्पना, जो धर्म के प्रति आसक्ति, धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा, विश्वास, आस्था से जो वैश्विक जगत और दूसरे धर्मों को देखने का प्रयास है। चाहे ईसाई धर्म हो, हिंदू हालांकि धर्म नहीं है, वो एक जीवंत परंपरा है। उसके अनुरूप जब वो देखने का प्रयास कर रहे हैं उस संस्कृति के माध्यम से, तो वो पाते हैं कि तमाम विश्व भर में उपस्थित धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, पार्शियन धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, ये जो संप्रदाय हैं, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, इन तमाम में समन्वय है। तमाम में एक अजीब सी एक कल्चरल बॉन्डिंग है, जिसको वो एक सनातन परंपरा से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उनको अपने जीवन के बाल्यकाल से मिली। हालांकि उनके पिता नॉन कन्फर्मिस्ट थे, वो किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते थे, वो सभी धर्म में आस्था रखते थे। उनके जीवन का उनके दादाजी जो कि दीवान थे, पोरबंदर में उनके पिताजी भी दीवान थे। पोरबंदर के बाद जब वो राजकोट गए तो वहां पे भी दीवानी का काम किया, न्यायालय के भी सदस्य रहे। और जिस तरीके से वो एक सामाजिक परिवेश से निखर कर आते हैं, वहां पर सर्वधर्म समभाव की जो संभावना और सब जो भावना है, उसको वो आत्मसात कर रहे हैं। गांधी जी ने वो बचपन से आत्मसात किया है। मोहनदास और पुतलीबाई के विचारों और गुणों और नैतिकता के गुणों को उन्होंने आत्मसात किया है। एक बार की घटना है, जब उन्होंने अपने बड़े भाई का बाजूबंद चुरा लिया, तो इस बात से वो अंदर से बहुत उद्वेलित हो गए और वो उन्होंने लिखित रूप से अपने पिताजी को पत्र के माध्यम से संचार किया, कम्युनिकेट किया कि ऐसी गलती ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कोई गलती की है, ये इसलिए है क्योंकि आप इससे आहत हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और जीवन में संकल्प लेता हूं कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा। और जीवन भर उन्होंने अपरिहार किया, दूसरी चीजों पर नजर नहीं डाली। ये जीवन के सिद्धांतों को किस तरीके से स्वीकार करते हैं, ये गांधी जी का बाल्यकाल का ये एक कौतूहल सा जो मन होता है, युवा अवस्था होती है, उस युवा अवस्था में भी उस तरह की परिपक्वता गांधी जी के मन में दिखाई देती है। 2 अक्टूबर 1879 में जब गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर में, और तब से लेके 30 जनवरी 1948 तक गांधी जीवन का पूरा कार्यकाल इन तमाम सिद्धांतों और दर्शनों से आच्छादित है। 13 वर्ष की उम्र में जब कस्तूरबा से उनका विवाह हुआ, तो जिक्र करते हैं सत्य के साथ अपने प्रयोग में। और ऐसा मैं मानता हूं कि कन्फेशन करने वाले तमाम इतिहासकारों में, तमाम राजनीति विचारकों में गांधी जी का कन्फेशन जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो विरले है। वो इस बात को कन्फेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वैवाहिक जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने अपने पिताजी के अवसान को भी नहीं देखा। पिताजी की मृत्यु शैया पर थे और गांधी जी पहुंच नहीं पाए। इस बात को वो रिग्रेट कर रहे हैं। आम मनुष्य इन सब बातों को, पुरानी बातों को विस्मृत करने का प्रयास करता है, भुलाने का प्रयास करता है। गांधी जी का व्यक्तित्व इतना महान है कि वो उस गलती को से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं और उस गलती को बारंबार याद कर रहे हैं ताकि वो अपने सिद्धांतों से भटक ना जाएं। वो मान रहे हैं कि जीवन में उन्होंने वो गलती की है, उस गलती से वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग अपनी पुस्तक में लिखी है। इस तरीके से गांधी जी का कौतूहल भरा शांत स्वभाव, शर्मीला जिज्ञासु स्वभाव, सत्य अन्वेषक के रूप में एक जीवन शैली हम देखते हैं बाल्यकाल में रही है। तमाम विषयों को अगर हम देखें
तो गांधी जी का जीवन बिल्कुल संघर्षों से भरा रहा है। बहुत बाल्यावस्था में उनके पिताजी की जब अवसान हुआ तो उन्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए 1887 में बॉम्बे विश्वविद्यालय भेज दिया गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद जब भावनगर में वो कॉलेज में पढ़ने के लिए वो पुनः वापस आते हैं तो देखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम की वजह से वो अपनी शिक्षा को जारी नहीं कर पा रहे हैं। इससे वो उनका मन बहुत अशांत हुआ और परिवार की प्रेरणा से ही उन्होंने इंग्लैंड जाने का फैसला लिया। 18 वर्ष की आयु में सन 1888 में वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री की शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड का वो जो दौर है जीवन, गांधी जी के पूरे जीवन काल में 3 खंड हैं। एक तो बाल्यकाल जो उनके अनुभव रहे, इसके बाद जब इंग्लैंड वो पढ़ने गए वो दौर, और एक दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन शुरू किया वो एक दौर, जब उन्होंने अपने सिद्धांतों को वहां कहा जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, और एक दौर वो जब 1915 में भारत आए और राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। इस तरीके से गांधी जी के पूरे जीवन काल को समझा जा सकता है। 4 सितंबर 1988 में वो साउथ हैम्पटन सिटी पहुंचे तो गांधी जी ने लगभग 3 महीने, हमने जैसा कहा कि जिज्ञासु कौतूहल विषय, कौतूहल मन है, अंग्रेज बनने का प्रयास किया। गांधी जी ने वो सब कुछ सीखने का प्रयास किया जिससे वो उस विदेशी सरजमी पर अपने आप को स्थापित कर सके। उन्होंने कोट पहना, उन्होंने अंग्रेजी बनने का, अंग्रेजी बोलने का तमाम प्रयास किया। फ्रेंच इलीट्स के साथ बैठे, फ्रेंच कल्चर को सीखने का प्रयास किया, खान पान, रहन सहन सब कुछ उन्होंने बदल कर देखा और वो 3 महीने तक प्रयास करते रहे। उन्होंने तमाम खेल कूद के वो तमाम सीखे, वायलिन बजाना सीखा और तमाम तरह के साहित्य को पढ़कर वो अपने आप को एक अंग्रेजों की तरह देखना चाहते थे, जिसमें वो गांधी जी असफल हुए, क्योंकि गांधी जी का ऐसा व्यक्तित्व था ही नहीं। गांधी जी ऐसी चीजों का आवरण लेना चाह रहे थे जो गांधी जी के व्यक्तित्व के खिलाफ थी, और इसलिए गांधी जी 3 महीने अथक प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो गए और गांधी जी ने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, और शायद गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व के सार को धीरे धीरे समझना प्रारंभ किया। गांधी जी इंग्लैंड में रहते हुए एक वेजिटेरियन सोसाइटी को उन्होंने खुद को शामिल किया, बहुत संघर्ष किया। भोजन में शुद्धता को लेकर गांधी जी बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। बहुत संघर्षों के बाद इंग्लैंड में जब वो रह रहे थे तो उन्होंने एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की खोज की जहां उन्हें भोजन प्राप्त हो सके। इसके लिए उन्होंने एक वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की जहां पर उन्हें बड़े बड़े मूर्धन्य पश्चिमी जगत के स्कॉलर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये इसलिए आवश्यक है इस बात को कहना, इस बात को सुनना और इस बात को मानना कि किस तरीके से गांधी जी ने हर चरण में सीखने का प्रयास किया है। कार्लाइल, सार एडविन जैसे बड़े समाजवादी, मानवतावादी स्कॉलर्स से गांधी जी मिले। गांधी जी एक फेबियन सोशलिस्ट जॉन बर्नार्ड शॉ से भी मिले। जैसा मैंने जिक्र किया कि एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ भी वो संपर्क में आए और गांधी जी ने धर्म के महत्व को, अध्यात्म को समझने का प्रयास किया और देखा कि सभी धर्मों की मुख्य बात जो है वो मानवता को स्थापित करने वाली है, शांति को स्थापित करने वाली है, संस्कृति को जगाने वाली है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखने वाली हैं, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता को खत्म करने वाली हैं, और सभी तमाम विश्व भर के जो धर्म हैं, जो पंथ हैं, जो संप्रदाय हैं, वो सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में चूंकि गांधी जी निरंतर भगवत गीता का पाठ करते थे और उस भगवत गीता के श्लोकों से, शिक्षा से गांधी जी ने एक सीख ली कि बाइबिल हो, कुरान हो,
बुद्ध हो या गुजराती कवि सामल भट्ट के द्वारा लिखित कविताएं हों, तमाम चीजों में एक ही चीज कॉमन है, वो है मानवता, वो है मूल्य, वो है नैतिकता, वो है अध्यात्म, जो सबको बांधे रखता है, एक गांठ में बांध के रखता है। तभी जाके जीवन सही मायने में सार्थक हो पाता है। गांधी जी ने कानून की परीक्षा पास करने के बाद 10 जून 1891 में बार की भी परीक्षा पास कर ली। गांधी जी ने उसी दौरान मैट्रिक की भी परीक्षा पास की। और गांधी जी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि सीखने के बहुत ललायत थे, गांधी जी ने इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन भाषा और उसके साथ साथ केमिस्ट्री जैसे विषयों के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की। लैटिन की भाषा पास करने में वो असफल हुए। दोबारा परीक्षा देकर उन्होंने लैटिन की भाषा में प्रोफिशिएंसी हासिल की और उस परीक्षा को अच्छे अंकों के साथ पास किया। 1851 में गांधी जी ने जब बार की परीक्षा पास की तो उनका 12 जून 1891 में रजिस्ट्रेशन हो गया। वो उच्च न्यायालय में बार की काउंसिल में अपने आप को पंजीकृत कराने में सफल हुए। गांधी जी एक बैरिस्टर बन चुके थे। 12 जून 1891 के दिन ही गांधी जी की वापस भारत में वापसी हुई। जब वो भारत आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजों से वो अवगत हुए। मां की मृत्यु हो चुकी थी, परिवार पूरा कर्ज से डूबा हुआ था, परिवार में बड़े भाई के बच्चों, खुद के बच्चों की जिम्मेदारी थी, कस्तूरबा की देखरेख और तमाम चीजों को देखते हुए गांधी जी बहुत विचलित हुए। गांधी जी ने बॉम्बे कोर्ट में वकालत शुरू की और बहुत संघर्ष के बाद एक छोटा सा केस गांधी जी के हाथ लगा जिसमें वो असफल हुए और गांधी जी उसके बाद राजकोट वापस पुनः लौट आए। गांधी जी ने संघर्षों का साथ, गांधी जी के जीवन में संघर्षों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और गांधी जी उन संघर्षों से लगातार सीखते रहे। राजकोट आने के बाद वो कोर्ट में लगातार परिश्रम करते रहे और अपने जीवन, अपने जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लगातार निभाते रहे। उसी समय गांधी जी के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी जो कि गांधी जी के जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देती है। वो थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस, जिसके लिए गांधी जी को अनुबंधित किया एक वकील के तौर पर, एक बैरिस्टर के तौर पर, कि वो 18 अप्रैल 1893 में अफ्रीका के लिए रवाना हुए ताकि वो अपने परिवार की कुछ आर्थिक मदद कर सके। उनको लगा कि शायद एक वर्ष के बाद साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जाकर वो कुछ धन संग्रह करके अपने परिवार की मदद कर पाएंगे। 1893 में, 18 अप्रैल 1893 में जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वहां के हालात देखकर, वहां की परिस्थितियां देखकर, वहां की वो असंवेदनशील राजनीतिक व्यवस्था देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। भारतीयों की एक बहुत बड़ी संख्या, जिनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, जिन्हें कुली मजदूर कहा जाता था, जिन्हें समिस कहा जाता था, जिन्हें एक दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। दक्षिण अफ्रीका का वो दौर श्वेत अश्वेत के एक लंबे संघर्ष का परिणाम रहा का काल था, जहां श्वेत वर्णधारी लोगों ने अश्वेत वर्णधारी लोगों पर जघन्य अपराध किए, पशुवत जीवन जीने पर उन्हें मजबूर किया। भारत से पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बैरिस्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, सभी के नाम के आगे कुली शब्द लगाया जाता था, समिस शब्द लगाया जाता था। इन्हें गिरमिटिया मजदूर माना जाता था, दोयम दर्जे का। डरबन के अलावा नाटाल जैसे शहरों में भी भारतीयों की स्थिति और खराब थी। ट्रांसवाल जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी देखते हैं तो वहां की स्थिति भारतीयों की तो और भी दयनीय है। उन्हें 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ता है, एक बहुत ही अमानवीय कॉलोनी में रहना पड़ता है। वो अपने लिए जमीन नहीं ले सकते हैं, शहर के बाहर उन्हें जमीन दी जाती है। वो 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो 9 बजे के बाद फुटपाथ पर नहीं चल सकते हैं, वो किसी क्लब में नहीं जा सकते हैं, सहभोज नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, किसी भी श्वेत
वर्ण के साथ। इस तरीके से अमानवीयता की पराकाष्ठा को देख के गांधी जी का मन विचलित हो उठा। गांधी जी डरबन से जब पिटोरिया जा रहे थे और उनकी फर्स्ट क्लास में रेल यात्रा थी, और ट्रांसवाल की जो राजधानी है मैरिटबर्ग, और उस पिटोरिया की रेल यात्रा में जो गांधी जी के साथ प्रकृति का कहें या समय का कहें या ईश्वर की का सिद्धांत कहें, जो अनुभव गांधी जी को उस यात्रा में हुआ, उस यात्रा के उस अनुभव ने गांधी जी के जीवन को बिल्कुल बदल गया। ट्रांसवाल की राजधानी विक्टोरिया में जब गांधी जी पूरे रात भर, चूंकि वो फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे और एक अंग्रेज ने उन्हें देखा और उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, कोई भी कुली या समीज और गिरमिटिया मजदूर फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता। और उस ठंड भरी शाम को गांधी जी को रेल से धक्के मार के नीचे गिरा दिया गया। गांधी जी विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पे बैठे रहे, पूरी रात उन्होंने चिंतन किया और दो विचार उनके मन में लगातार चलते रहे। पहला विचार था कि मैं भारत वापस लौट जाऊं, दूसरा विचार था कि मैं इन असामाजिक लोगों के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूं, इस अमानवीयता के खिलाफ लड़ाई लड़ूं और न केवल खुद के स्व को स्थापित करूं, बल्कि यहां रहने वाले प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक अश्वेत जो इस दक्षिण अफ्रीका में रह रहा है, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें एक दमित की तरह पेश के साथ उनका व्यवहार हो रहा है, उसकी उस व्यवस्था को बदल दिया जाए। पिटोरिया में जब उन्होंने बैठक बुलाई, ये गांधी जी की देखिए कितनी तेजी के साथ का निर्णय की शक्ति का परिचायक है। इस अमानवीय व्यवहार के बाद पिटोरिया की जब बैठक, वो केस के सिलसिले में पिटोरिया पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले बैठक बुलाई और तमाम मुस्लिम व्यापारी जिसमें सम्मिलित हुए, उनके साथ गांधी जी का सीधा संवाद हुआ पहली बार। और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि हमें अपने आपसी रंजिशों को भूलकर सामाजिक सद्भावना को बनाना चाहिए। हम सब भारतीय हैं और सामाजिक न्याय की अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हमें पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता को खत्म करना होगा, इस श्रेष्ठता पर प्रहार करना होगा। और इस बात से सभी लोग सहमत हुए और जिसकी वजह से जिस केस के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, अब्दुल्ला सेठ और तैयब सेठ के का जो केस था वो मध्यस्थता के साथ खत्म हो गया। और जिस तरीके से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए सत्याग्रह के तमाम प्रयास किए, जिसके माध्यम से उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ अंग्रेजों की चूल्हें हिला दी और न केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन और टॉलस्टॉय, थोरो जैसे तमाम विचारकों के विचारों को समाहित करते हुए सत्याग्रह की एक जो यात्रा है वो उन्होंने आगे की, जो कि उनकी सैद्धांतिक विचार को गढ़ने में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। 1915 में गांधी जी वापस लौट आए भारत। गोपाल गोखले के प्रयास के बाद वो भारत लौट आए और उन्होंने भारत में आकर भारत को समझने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने 1 वर्ष तक पूरे भारत में भ्रमण किया, भारत का अध्ययन किया, जिसके लिए गोखले ने कहा था कि भारत की यात्रा करते समय, भारत का अध्ययन करते समय कान खुले रखना, मुंह बंद रखना। और पहली बार 1915 मई में गांधी जी ने साबरमती, अहमदाबाद के किनारे शहर में साबरमती नदी के किनारे एक सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किया और गांधी जी ने अपना जीवन उस सत्याग्रह आश्रम से शुरुआत किया। 1916 बीएचयू में पहली बार गांधी जी को अभिभाषण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात गांधी जी ने वापस मुड़कर कभी नहीं देखा। वो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे आंदोलनों पर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के प्रयोगों का प्रयोग करके, अपने नए नवाचारों का प्रयोग करके गांधी जी ने लोगों को, भारतीयों को अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत दिलाई और न्याय को स्थापित किया।
गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई और कांग्रेस को दिशा और दशा निर्धारित की। इस जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई। अगली दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट हम अगले गुरुवार को पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।